डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो भारत की राजनीति में इस समय बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में क्या चल रहा है, आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है। कई ऐसे सवाल हैं जो लगातार खड़े हो रहे हैं। क्या सच में सत्ता को लेकर कुछ बदलाव होने वाला है या जम्मू कश्मीर में कुछ नया घटित होने वाला है? इन सारी चीजों को लेकर थोड़ा सा गहराई से बात हम लोग करने वाले हैं। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने, है ना। तीसरी बार पीएम के तौर पर आए। और बहुत सारे लोगों ने पहले कहा था कि शायद जब बीजेपी इस बार सत्ता में जीत कर आएगी तो तीसरी बार पीएम उनको नहीं बनाएगी। अब जो पीएम है आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ जी बनने वाले हैं। इस तरह की बातें जो हैं कही थी अरविंद केजरीवाल ने, जब वो भ्रष्टाचार के मामले को लेकर जेल से बाहर आए थे, है ना। तो उसके बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिली क्या कि सरकार के द्वारा ऐसा कुछ या पार्टी के द्वारा ऐसा कुछ किया नहीं गया। तीसरी बार जो है जीडीपी बीजेपी के जीतने के बावजूद भी, चाहे वो उतना मेजोरिटी में नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद भी तीसरी बार कमान जो है भारतीय प्रधानमंत्री जो पहले से रह रहे थे उन्होंने ही संभाली। अब सवाल ये है कि अभी एक्चुअल में क्या चल रहा है भारत के अंदर। एक तो आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट ने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया है ना। और इस्तीफा देने के कारण को जो अगर अगर हम लोग देखें, उनकी तरफ से स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है। और सरकार की तरफ से कोई अथॉरिटी या कोई ऑथेंटिक बयान इस चीज को लेकर नहीं दिया गया है। बस इतना हुआ है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने पीएम के द्वारा जो है उनका रेजिग्नेशन जो है उसको स्वीकार करने की बातें कही गई हैं। और ये कहा गया है कि मतलब मैं उनके स्वास्थ्य को लेकर अच्छी कामना करता हूं, है ना। सरकार ने इस पूरे मैटर पर लगभग लगभग चुप्पी को साध रखा है। खुद भी जो है वाइस प्रेसिडेंट हैं वो अपना इस्तीफा देकर शांत हो गए हैं। जबकि जो जगदीप धाकड़ जी हैं वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बड़े बेबाक टाइप के नेता रहे हैं, है ना। चाहे वो कार्यपालिका की बात हो, न्यायपालिका की बात हो, कोलेजियम सिस्टम की बात हो, न्यायपालिका के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है, मूल संरचना जो संविधान की, उसको लेकर बात हो, हमेशा ही जहां जहां जरूरत पड़ी है उन्होंने वहां पर जो है उस मैटर को उठाया है ना। तो इतने बेबाक बोलने वाले व्यक्ति चुप होकर एकदम शांति से निकल जाएं, ये अपने आप में कई तरह के सवालों को खड़ा करता है ना। तो विपक्ष जो है बार बार सरकार पर इस चीज को लेकर आरोप लगा रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट का इस्तीफा देने का सही कारण जो है वो सरकार के द्वारा बताया जाना चाहिए, है ना। एक तो ये चीज आप लोग समझ लीजिए। हालांकि ये तो अब देखो कुछ खास ऐसा कोई संविधान ने तो अनिवार्यता बनाई नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने पद से कभी भी इस्तीफा दे सकता है और उसके अपने पर्सनल कारण हो सकते हैं। लेकिन विपक्ष का काम है आरोप लगाना, वो सरकार शायद उस चीज को अभी सीरियस नहीं ले रही। दूसरी बात यह है कि उसके अलावा भी और क्या घटित हुआ है। लगभग 20,000 के आसपास जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं वो जे एंड के में भेज दिए गए हैं, है ना। तो आप कहेंगे सर इसको अभी से किस तरीके से जोड़ के देखा जाए, तो हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार कोई नया कदम उठा रही हो। पर मेरे हिसाब से इसका कारण ये हो सकता है कि जो उग्रवाद है या जो आतंकवाद है जम्मू कश्मीर में तेजी से पैर पसारता रहता है। पहलगाम हमला आप लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं, जिसके चलते कई सारे लोगों की जान वहां पर चली गई थी। तो उस तरह के हमले की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कि वो उस तरह का मैटर फिर से ना दोहराया जा सके, इसलिए सरकार ने वहां पर जो है सीआरपीएफ की कई सारी बटालियन जो हैं नई सरकार ने वहां पर गठित कर दी हैं, जिनकी संख्या लगभग लगभग अगर आप देखेंगे सिक्योरिटी पर्सनल की लगभग 20,000 से ज्यादा बताई जा रही। तो ये भी अभी घटित हुआ है। उसके अलावा हाल ही में नेपाल बॉर्डर पर जो है वो सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। ये भी कारण थोड़ा सा समझ से अभी थोड़ा बाहर है कि क्यों सरकार इस तरह के डिसीजन ले रही है। इसके पीछे एक कारण ये हो सकता है कि चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर पिछले काफी समय से चीजें बेटर नहीं चल रही हैं। ना केवल चीन की बहुत बुरी आंख उस पर बनी हुई है, बल्कि बांग्लादेश भी लगातार भारत को जो है आंखें दिखाता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो वो एक कारण हो सकता है जिसके चलते ये सारी चीजें हो रही हो। उसके अलावा क्या हुआ है कि योगी आदित्यनाथ जी को दिल्ली बुलाया गया है ना। और जो अमित शाह जी से मुलाकात कर रहे हैं राजनाथ सिंह, तो ये भी कई सारी चीजें हैं कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। थोड़ा सा मैं आपको इस मैटर को लेकर भी बता देता हूं कि एक्चुअल में बीजेपी में अभी क्या चल रहा है। हालांकि पार्टी के स्तर की चीजें हैं तो पॉलिटिकल मैटर में ज्यादातर हम लोग नहीं बोलते हैं, और ना ही मैं चाहता हूं कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे इस मैटर को ज्यादा सीरियसली लें। लेकिन फिर भी काफी सारे क्वेश्चन इस चीज को लेकर रहते हैं कि एक्चुअल में पॉलिटिकल सिस्टम में क्या होने वाला है। देखो,
आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री जैसे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो मुझे लगता है वो लास्ट उनका टर्म है, इसके बाद वो शायद सत्ता में नहीं रहेंगे। इसके बाद से जो है अगले उत्तराधिकारी को लेकर थोड़ा सा टकराव हल्का सा देखने को मिल रहा है ना। हालांकि अब पार्टियां या जो सरकार है वो तो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। विपक्ष की तरफ से जैसे मैंने आपको बताया, जब पिछले साल जो है अरविंद केजरीवाल बाहर आए थे जेल से, तो उन्होंने आते ही इस बात को दोहराया था कि अगर सत्ता में आती है बीजेपी तीसरे टर्म के लिए, है ना, लोकसभा चुनावों को जीतती है, तो फिर हो सकता है कि इस बार पीएम मोदी जी को जो है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ना बनाया जाए और योगी आदित्यनाथ को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर रख दिया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और चीजें चली। उसके बाद जो है कहां से सवाल जो है खड़ा होना शुरू हुआ है, ये आप देख सकते हैं। आपको पता है कि 2022 में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, वहां पर जो है यूपी की तरफ से लगभग 33 सीटें ही बीजेपी को मिल पाई, है ना। टोटल वहां पर अगर आप देखेंगे तो 80 सीटें हैं और वहां से लगभग जो है 33 सीट्स के आसपास मिल पाई हैं। जबकि पिछले चुनावों की अगर हम लोग बात करें तो मेरे हिसाब से 62 जो सीटें थी 80 में, वो बीजेपी के फेवर में रही थी, है ना। आम चुनावों की मैं बात कर रहा हूं, लोकसभा के चुनावों की। अब ये जो परफॉर्मेंस डाउन हुआ है, इसके चलते माना गया कि भाई बीजेपी का जो ओवरऑल जो बहुमत था वो कम हो गया। इसके चलते सवाल खड़े हुए। अब हुआ क्या कि जब इसको लेकर एक बैठक जो है लखनऊ में चल रही थी, पिछले साल 2024 की ही मैं बात कर रहा हूं, जब इसको लेकर बैठक चल रही थी, तो वहां पे जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उनका मत ये था कि जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो यूपी में परफॉर्मेंस खराब होने का कारण बना है। मतलब अति आत्मविश्वास जो है वो खराब होने का कारण बना है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। अब ये हालांकि उन्होंने क्लियर नहीं किया कि ओवर कॉन्फिडेंस किसका था, स्टेट गवर्नमेंट का था या फिर सेंट्रल जो जो केंद्र सरकार है या केंद्रीय स्तर के जो 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 सत्ता पक्ष है, उसको वो लोग ज्यादा अति आत्मविश्वास में थे कि हम तीसरी बार भी बहुत ही ज्यादा अच्छी मेजोरिटी से आएंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि बहुत बड़े स्तर पर दिखाया गया था कि 500 प्लस सीटें इस बार आने वाली, है ना, जबकि परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। दूसरी बात यह है कि एक तो ये बात, जबकि वहां पर डिप्टी सीएम जो थे वो ये बात बोल रहे थे कि जो सरकार है वो कभी भी संगठन से ऊपर जाने की कोशिश ना करे, क्योंकि संगठन बड़ा होता है, सरकार छोटी होती है। कहीं ना कहीं पे उनका पक्ष कुछ और था। तो वो ये कहने की बात कर रहे थे, इनको टारगेट कर रहे थे वो, कि आप जो हैं, सरकार जो है यूपी में वो ज्यादा अपने तरीके के डिसीजन लेती रहती है, वहां पर विचारधारा को पीछे छोड़ दिया जाता है या संगठन जो है उसकी बातों को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे टकराव देखने को मिला था। सीएम ने पक्ष कुछ हार का कारण कुछ और बताया था या कमजोर प्रदर्शन का कारण कुछ और बताया था, जबकि डिप्टी सीएम ने इसका कारण कुछ और बताया था। तो वहां से चीजें देखने को मिली कि जो सीएम है वो खुद पीएम बनना चाहते हैं और जो डिप्टी सीएम है वो सपोर्ट कर रहे हैं अमित शाह जी को कि नेक्स्ट पीएम के तौर पर वो ज्यादा सही रहें, वो ज्यादा मजबूती से उभर कर सामने आए। अब ये तो देखो भविष्य के गर्भ में है कि आने वाले जो देश के प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं, वो डिपेंड करेगा कि अगला चुनाव भी है, कौन सी सरकार जीतती है या कौन सी पार्टी जीतकर आती है ना। अब बात यह है कि जो विपक्ष है उसका काम है बार बार इस तरह के आरोप लगाना, लेकिन मेन जरूरी चीज ये है कि क्या सच में दोनों के बीच में किसी तरह का टकराव है। ऐसा भी प्रतीत नहीं होता है। एक दो वीडियो लास्ट ईयर वायरल की गई थी जिसमें कहा गया था कि शायद जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं वो पीएम का स्वागत नहीं कर रहे हैं, जबकि वो बात भी गलत साबित हुई थी। तो मेरे हिसाब से अभी शायद इस तरह की कोई चीजें नहीं है। आने वाले टाइम में हल्का सा देखो सत्ता को लेकर, तो देखो कहीं भी किसी भी पार्टी में थोड़ा बहुत टकराव देखने को मिल सकता है, विचारधारा को लेकर भी टकराव हो सकता है, नेतृत्व को लेकर भी टकराव हो सकता है, शक्तियों को लेकर भी टकराव हो सकता है। ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जो अभी सिचुएशन चल रही थी उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।